चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि हमने यूरोप में राष्ट्रवाद को अभी पढ़ रहा था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो थ्योरी लेक्चर था बच्चों खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके साथ इसका प्रश्न उत्तर का। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला देखो आपका क्या है, बताओ। पहला है बच्चों यहाँ पे राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, या फिर इसी को कैसे पूछ सकता है बताओ कि राष्ट्रवाद क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बताना है बच्चों कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए या फिर राष्ट्रवाद क्या है। तो हम क्या लिखेंगे बताओ। हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, अपने देश के प्रति एकता, निष्ठा और प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। हम लिखेंगे अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति एकता, निष्ठा और प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ मेजनी कौन था। बताओ मेजनी कौन था। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। लिखेंगे ग्यूसेप मेजनी इटली के राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने इटली को स्वतंत्र और एकीकृत देश बनाने के लिए काम किया और युवा इटली संगठन की स्थापना कर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। तो लिखेंगे यहां पे हम ग्यूसेप मेजनी इटली के राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने इटली को स्वतंत्र और एकीकृत देश बनाने के लिए काम किया और युवा इटली संगठन की स्थापना कर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। अगला है बच्चों आपका यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। बताओ जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। देखो, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों जर्मनी की एकीकरण की बधाई की, तो बहुत सारी बधाई थी। ठीक है, बहुत सारे बधाई थी। तो उनमें से क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम कुछ बधाइयों के यहाँ पे लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण में निम्न बधाई थी। ठीक है, पहला, जर्मनी जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य एकीकरण का विरोध कर रहा था। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, निरंकुश शासक और रूढ़िवादी शक्तियां राष्ट्रीय एकता के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों क्या लिखेंगे बताओ, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ मेटरनिक युग क्या है। बताओ मेटरनिक युग क्या है। तो आप सभी को पता है बच्चों कि 1815 से लेकर 1848 का 1848 तक का जो समय है बच्चों, इस समय को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, किस नाम से जाना जाता है। मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। हम लिखेंगे मेटरनिक युग 1815 से लेकर 1848 तक का वह समय था जब मेटरनिख ने वियना सम्मेलन कर, कौन सा सम्मेलन कर बताओ, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो वियना सम्मेलन कर यूरोप में राजाओं की सत्ता और शांति संतुलन बनाए रखा। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट देखो, अगला है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला देखो आपका क्या है, पहला है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, बहुत सारे कारण थे। उनमें से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों बताओ, कुछ को हम लिखेंगे।
तो उत्तर में क्या लिखेंगे बताओ? उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का निम्न कारण है। ठीक है, निम्न कारण है। पहला लिखेंगे बच्चों यहाँ पे फ्रांस में राजा लुई फिलिप का जन विरोधी और निरंकुश शासन। ठीक है, दूसरा कारण क्या लिखेंगे बताओ? देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का बढ़ना, ये भी एक क्या था बताओ? कारण था इसका। तीसरा क्या बच्चों बताओ? जनता में लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, जनता में लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? बताओ। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? बताओ। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? उत्तर में लिखेंगे हम इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। ठीक है, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के, ठीक है, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख विरोधी था और उसने इन क्षेत्रों के कई भागों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। ठीक है, इटली और जर्मनी के राष्ट्रवादियों को ऑस्ट्रिया को पराजित करके, ठीक है, ऑस्ट्रिया को पराजित करके ही एकीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? क्या लिखेंगे बताओ? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, 1799 ईस्वी में फ्रांस की सत्ता में आया और 1804 ईस्वी में स्वयं को सम्राट घोषित किया। ठीक है, इन्होंने यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त कर वहां की सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। ठीक है, 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता द्वारा समान कानून और नागरिक अधिकार लागू हुए। इससे एकता और राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। इसकी भावना विकसित हुई बताओ? राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो लिखेंगे बच्चों बताओ, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे गैरीबाल्डी इटली के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, 1860 ईस्वी में इन्होंने दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स को स्वतंत्र कराया और विजित क्षेत्रों को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंपा। ठीक है, रोम उस समय पोप के अधीन था, इसलिए गैरीबाल्डी ने सीधे रोम पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बताओ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्या है? इटली के एकीकरण में मेजिनी, ठीक है, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। किसका योगदान को बताना है बताओ? किसका बताना है बच्चों बताओ? तो इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था, काबूर का योगदान क्या था और गैरीबाल्डी का योगदान क्या था? ठीक है,
तो आंसर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पे इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मेजनी की योगदान की। ठीक है, मेजनी के योगदान की तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ यहाँ पे। मेजनी ने यंग इटली आंदोलन के माध्यम से इटली में राष्ट्रवादी भावना जगाई और लोगों को एकीकृत इटली के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ये हो गया मेजनी का योगदान। अगला देखो बच्चों, काबूर के योगदान की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ। काबूर ने कूटनीति और युद्ध नीति अपनाकर ऑस्ट्रिया को कमजोर किया तथा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। क्लियर है, आगे देखो। गैरीबाल्डी की बात करते हैं, इसका योगदान क्या था। गैरीबाल्डी ने रेड शॉट्स की सहायता से दक्षिण इटली और सिसिली को जीतकर, ठीक है, दक्षिण इटली और सिसिली को जीतकर एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अर्थात मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के संयुक्त प्रयासों से इटली का राष्ट्रीय एकीकरण संपन्न हुआ। ठीक है, बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका था, वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। पहला, बिस्मार्क पर्सा का प्रधानमंत्री था। ठीक है, और उसने जर्मनी के एकीकरण को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। ठीक है, दूसरा, उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई, यानी कूटनीति और युद्ध दोनों का प्रयोग किया। किसने, बताओ, बिस्मार्क ने। आगे देखो बच्चों। तीसरा है, बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध युद्ध कर पर्सा की शक्ति को भी बढ़ाया, बिस्मार्क ने। ठीक है, अतः इन युद्धों और चतुर कूटनीति के परिणाम स्वरूप 1871 में, कब, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ बच्चों, बताओ, 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभावों की चर्चा करें। बताओ, उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। उत्तर में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। पहले हम बात करते हैं कारण की, उसके बाद बात करेंगे प्रभाव की। ठीक है, कारण की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला कारण क्या है, तो आप बताओगे कि सर सबसे पहला कारण यहाँ पे है पुनर्जागरण। ठीक है, क्या बताओ, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ। शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के विकास से, ठीक है, विकास से लोगों में नई चेतना और राष्ट्रीय भावना जागी। लिख लोगे। दूसरा बच्चों आपका फ्रांसीसी क्रांति, मतलब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचारों ने राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बनाया। ठीक है, तीसरा है नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन का प्रभाव, देखो नेपोलियन का प्रभाव क्या था, जर्मनी और इटली में राजनीतिक एकता की भावना को बढ़ावा मिला। ठीक है, नेपोलियन के प्रभाव से क्या हुआ बच्चों, बताओ, जर्मनी और इटली में राजनीतिक एकता की भावना को बढ़ावा मिला, कारण हो गया। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे प्रभाव की।
ठीक है, तो प्रभाव में क्या लिखेंगे, राष्ट्रवाद के उदय से, किसके उदय से, राष्ट्रवाद के उदय से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुए। ठीक है, एक प्रभाव है। दूसरा क्या लिखेंगे, जिसके कारण अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ठीक है, जैसे इटली और जर्मनी की बात कर लेते हैं। तीसरा में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, राष्ट्रवाद के प्रभाव से निरंकुश शासकों की शक्ति कमजोर हुई। ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रभाव से निरंकुश शासकों की शक्ति कमजोर हुई। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका प्रभाव। ठीक है, चलो अगला देखो, बताओ। अगला है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, बताओ। तो क्या लिखेंगे बताओ, जुलाई 1830 की क्रांति के कारण। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, यहां पे निरंकुश शासन। पहला कारण क्या बताओ, निरंकुश शासन। ठीक है, देखो चार्ल्स टेन निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है, और जनता की इच्छाओं की अनदेखी करता था। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे बताओ, 4 अध्यादेश कब जारी किया गया था बताओ, 26 जुलाई 1830 ईस्वी को। ठीक है, 4 अध्यादेश, इन अध्यादेशों द्वारा चुनाव अधिकार, ठीक है, इन अध्यादेशों के द्वारा चुनाव अधिकार सीमित किए गए और प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीसरा बच्चों आपका यहां पे आर्थिक कठिनाइयां। तीसरा कारण क्या बताओ, आर्थिक कठिनाइयां। देखो बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता में रोष बढ़ गया। ठीक है, चौथा कारण क्या है, इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति भड़क उठी, जिसे जुलाई क्रांति कहा गया। जिसे क्या कहा गया बच्चों बताओ, जुलाई क्रांति कहा गया। जुलाई 1830 की क्रांति की परिणाम की बात करेंगे, इसका परिणाम में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ। इसका पहला परिणाम था चार्ल्स टेन का पतन। चार्ल्स टेन का पतन, देखो जुलाई 1830 की क्रांति के कारण चार्ल्स टेन गद्दी छोड़ने को मजबूर हुआ और उसे देश छोड़ना पड़ा। ठीक है, छोड़ के वहां से निकल गया। दूसरा प्रभाव क्या बच्चों बताओ, दूसरा परिणाम की बात करेंगे तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। बताओ दूसरा परिणाम क्या है, तो आप बताओगे कि सर दूसरा परिणाम है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। चार्ल्स टेन के बाद कौन आया बताओ, लुई फिलिप राजा बना और संविधान के अनुसार शासन शुरू हुआ। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दे। क्वेश्चन क्या है देखो, यूनानी स्वतंत्रता, इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, आंसर में लिखेंगे हम यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन 1821 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य, कहां का था बताओ, तुर्क साम्राज्य था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन 1821 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। तुर्की शासन के कारण यूनानियों की भाषा, संस्कृति और राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। ठीक है, हितेरिया फिलायक नामक गुप्त संगठन ने, कौन सी संगठन ने बताओ, हितेरिया फिलायक नामक गुप्त संगठन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और यूनानी सभ्यता के प्रति सहानुभूति के कारण कौन कौन सा देश बताओ, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने यूनान का समर्थन किया। अंततः
1832 ईस्वी में, कब बताओ, 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1832 ईस्वी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो आगे जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, ये बुक से बाहर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आगे है वो सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आपको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस कब हुआ था बताओ? 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? उद्देश्य में लिखेंगे यूरोप में नेपोलियन युद्धों के बाद शांति और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों यहाँ पे फ्रांस की शक्ति को सीमित करना। फ्रांस की शक्ति को सीमित करना ताकि वह फिर से आक्रमण ना कर सके। दूसरा इसका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तीसरा में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? यूरोप में पुराने राज्य वंशों और राज्य तंत्र की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, तीसरा क्या बता? यूरोप में पुराने राज्य वंशों जैसे बुर्बो राजवंश की बात करते हैं, तो पुरानो राजवंशों और राजतंत्र की पुनः स्थापना करना। चौथा में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? यूरोप की सीमाओं का पुनर्गठन कर शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन, ठीक है, शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखना। ठीक है, आगे देख बताओ, वियना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे? बताओ, ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया कब बता? 2025 में। क्वेश्चन देखो क्या है, वियना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे? देखो तो लिखेंगे वियना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन। पहला क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना कर लुई 18वें को राजा बनाया गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? नेपोलियन द्वारा किए गए सभी परिवर्तन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? राष्ट्रवाद और उदारवादी विचारों को दबाने की प्रयास किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। तीसरा है जालवेरिन का गठन क्यों हुआ था? बताओ, ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2025 में। बताओ जालवेरिन का गठन कब हुआ? देखो तो जालवेरिन की गठन की बात करें तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों जालवेरिन के गठन का मुख्य कारण क्या था? देखो यहाँ पे तो पहला है बच्चों आपका यहाँ पे जालवेरिन का गठन कब हुआ था? 1834 ईस्वी में प्रशिया के पहल पर जर्मन राज्यों के बीच आर्थिक बाधाओं, ठीक है, जर्मन राज्यों के बीच आर्थिक बाधाओं और सीमा शुल्क को समाप्त करने के लिए किया गया। ठीक है, दूसरा में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? इसका उद्देश्य जर्मन राज्यों के लिए एक साझा बाजार बनाकर, कैसा बाजार बनाकर बताओ? साझा बाजार बनाकर व्यापार को सरल बनाना और अलग अलग मुद्राओं की समस्या को दूर करना था। तीसरा क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? तीसरा लिखेंगे जालवेरिन से जर्मन राज्यों में आर्थिक एकता, ठीक है, जर्मन राज्यों में आर्थिक एकता स्थापित हुई जिससे जर्मनी के एकीकरण की भावना मजबूत हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका स्वर्णिम मध्यम वर्गीय, ठीक है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है 2025 में। क्वेश्चन क्या है? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? उत्तर में हम सभी क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे, ठीक है,
स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने किया। किसने किया बता बच्चों? लुई फिलिप ने किया। उसने, ठीक है, उसने यह नीति इसलिए अपनाई ताकि राजतंत्र बना रहे, ठीक है, ताकि क्या बना रहे बताओ? राजतंत्र बना रहे और साथ साथ मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा हो सके, ठीक है, मध्यम वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। इस नीति में अमीर वर्ग और जनता के बीच संतुलन रखने का प्रयास किया गया। ठीक है, चलो लिख लोगे, आगे देखो बच्चों। अगला है आपका राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है? विवेचना करें। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति, ठीक है, जागृति का प्रतिफल है, क्योंकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, ठीक है, जिससे स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इटली और जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, लोगों ने निरंकुश शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र, ग्रीस और पोलैंड में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुई। ठीक है, यह भावना जो था एशिया और अफ्रीका तक फैली और भारत में भी राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। भारत में भी राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों। चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया बताओ आपके साथ? यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने सारे प्रश्न थे उसको बच्चों हमने क्या किया? डिस्कस किया। ठीक है, जो आपका बुक में प्रश्न था उसको भी हमने डिस्कस किया और बाकी जो अलग से क्वेश्चन बनाया गया बच्चों, ठीक है, उसको भी हमने क्या किया? यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो चलो आज की लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं। बाकी बच्चों आपके साथ मिलेंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलो।